सो रोटेशनल मोशंस का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। सबसे ज्यादा सवाल इसी पे आते हैं, तो एकदम अच्छे से करना है इसको, है ना। ढेर सारे सवाल करेंगे इस पे। तो बेसिक आइडिया क्या था इसमें कि अगर बॉडी एज ए होल ट्रांसलेट भी कर रहा है और वो रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड लाइटिंग थोड़ा सा सही है अभी। सो इन दिस केस हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाते हैं। गोइंग सीएम फ्रेम, सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से जा रहा है और सेंटर ऑफ मास में के फ्रेम में बॉडी का मोशन कैसा है। सो EN इन CM फ्रेम ठीक है, बॉडी का प्योर रोटेशन होगा। प्योर रोटेशंस के सवाल हमें डील करने आता है, और सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी है तो वो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन से डील करेंगे। जैसे कोई भी बॉडी है, ये मान लो पॉइंट P है, ये मान लो सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी VCM और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सपोज ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे चाहिए, वी नीड। सो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखूंगा प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमने रिलेटिव मोशंस में पढ़ा था। यहां भी आइडिया यही है, ठीक है। सो कोई भी पार्ट के लिए Q भी रहेगा तो ये तो सब में रहेगा और प्लस ये टर्म रहेगा। तो बहुत प्यार से समझना है इसको। कोई भी पार्टिकल को स्टडी करो, P के जगह पे Q को स्टडी करो, M को स्टडी करो, है ना, तो ये टर्म तो सब में रहेगा। सो सारे पार्टिकल का एक VCM तो है ही, इसका भी VCM है, इसका भी VCM है, पूरा बॉडी VCM से जा रहा है। और अब इसके रिस्पेक्ट में रोटेट भी कर रहा है, तो यहां से बैठ के देखेंगे तो इसके रोटेशंस के कारण ये वाला जो टर्म है ये इधर जाके दिखेगा। ये सपोज R1 डिस्टेंस है तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा R1, किधर, इधर। इसकी बात करें, ये सपोज R2 डिस्टेंस है तो ओमेगा R2 इधर हो जाएगा। ये सपोज R3 कुछ डिस्टेंस है, ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका इधर हो जाएगा ओमेगा R3, है ना। अब अगर Q पॉइंट का वेलोसिटी बताना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये और प्लस ये वाला वेक्टर, है ना, इसका बताना तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, वेक्टर समेशन करना है। ये लास्ट क्लास में हमने सिखाया था, तो आई होप कि ये रिवीजन हो गया यहां तक। इसमें किसी को दिक्कत? बच्चों अब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा है, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब तुम बाइक चलाते हो, तुम्हारा जो बाइक का व्हील है, दिस इज डूइंग प्योर रोलिंग। अगर तुम नॉर्मल ऐसे चला रहे हो, ब्रेक नहीं लगाए हो, स्लाइडिंग नहीं हो रहा तो। So this is a sphere and this has velocity v and angular velocity omega in this direction. बच्चों अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट पे देखो,
एकदम अच्छे से समझना। हालांकि हमने यहाँ पे हर पॉइंट का वेलोसिटी लास्ट क्लास में बताया था। अगर हम लोग इस कांटेक्ट पॉइंट की बात करें, इस व्हील के या स्फीयर के इस पॉइंट का, तो इसके पास दो वेलोसिटी बच्चों, एक जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, रेडियस इज आर, एक दूसरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ओमेगा इंटू आर। लेट्स ये पॉइंट P है। वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों? V इधर, ओमेगा इधर, V माइनस ओमेगा आर आई कैप। इज इट क्लियर? अगर सपोज V ज्यादा है, लेट्स V इज ग्रेटर, तो इसका नेट वेलोसिटी आई कैप के अलोंग है। सपोज ये रफ सरफेस है, तो ये पॉइंट का नेट वेलोसिटी इधर है, सो फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बट सपोज ओमेगा आर ज्यादा है, ओमेगा आर बड़ा है, तो ये क्वांटिटी जो हो जाएगी वो माइनस आई कैप में हो जाएगा। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी इधर होगा, क्योंकि ओमेगा आर बड़ा है, इसलिए फ्रिक्शन जो लगेगा वो आगे लगेगा। और v इक्वल टू ओमेगा आर है, मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है, और जो ग्राउंड का पॉइंट है इसका भी वेलोसिटी जीरो है। तो जो कांटेक्ट पॉइंट्स है दोनों का, द स्फेरिकल बॉडी एंड ग्राउंड, दोनों के कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी इक्वल है, मतलब देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसी केस को कहते हैं कि ये जो मोशन है वो प्योर रोलिंग कर रहा है। तो प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या हो जाएगा? एट कॉन्टैक्ट पॉइंट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, या इसी को कहें वेलोसिटी ऑफ velocity of contact points will be same in pure rolling। क्या ये बात समझ में आई? अब ये बॉडी ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ग्राउंड के इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है, तो जो टचिंग पॉइंट है उसका भी वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, और वेलोसिटी जीरो होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, v इक्वल टू ओमेगा। अगर बात समझ में आई तो यस बोलो, आगे बढ़ते हैं। फिर एक सवाल लिखो, a sphere is doing pure rolling on horizontal ground, a spherical body is doing pure rolling on horizontal ground with velocity of center of mass is v naught, the velocity of center of the sphere is v naught, find a speed of सर क्वेश्चन रिपीट करो। a spherical body is doing pure rolling on horizontal ground.
find a speed of topmost point. दूसरा, find a speed of the point on the rim and have same level at center of the पॉइंट बी का स्पीड बताना है, या मान लो ये कोई पॉइंट है डी, इसका स्पीड बताना है। ओके, कहोगे सर अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, ऐसा होगा एंगुलर वेलोसिटी। क्या इसका एंगुलर वेलोसिटी ऐसा हो सकता है क्या प्योर रोलिंग के केस में? ऐसा हो सकता है क्या? कहोगे सर नहीं हो सकता है, बिकॉज नहीं, वी नॉट इधर और ऐसे रोटेट किया तो इसमें इट विल हैव वेलोसिटी ओमेगा इन दिस डायरेक्शन, तो इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगा, ग्राउंड का वेलोसिटी है 0, तो यहाँ रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा। प्योर रोलिंग का सवाल ही नहीं उठता है। प्योर रोलिंग का केस तभी होगा जब ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे रोटेट करे। सो व्हाट शुड बी ओमेगा? सो कंडीशन इज V नॉट इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, है ना? यस सर। तो एक इक्वेशन ये आ गया, बट सवाल क्या पूछा? फाइंड द स्पीड ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट के पास दो वेलोसिटी, एक V नॉट और एक ओमेगा आर इधर, विच इज ऑल्सो V नॉट। सो पहला सवाल हो जाएगा V नॉट प्लस ओमेगा आर दैट इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट टू V नॉट। एम आई राइट बच्चों? Yes. दूसरा सवाल का है कि इस पॉइंट का वेलोसिटी, इसका है V नॉट इधर, इसका है ओमेगा आर इधर, ये 90 डिग्री पे है। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड V नॉट I कैप प्लस ओमेगा R J कैप, that is V नॉट I कैप प्लस ओमेगा R is also V नॉट। एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए ये सारे पॉइंट्स, बिकॉज बहुत वेक्टर पे भी हमने काफी काम किया था। ये √2 V नॉट होता है। अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं बच्चों। एक प्लैंक है और उसके ऊपर एक सपोज सिलेंडर है या डिस्क है। दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1, this center has velocity let's v2 and this has angular velocity omega, या v नॉट ले लिया, v नॉट और ओमेगा, इसका v1। The disk is in pure rolling on the plank which has
velocity v1 in horizontal direction as shown. Find relation between v naught omega and v1. Radius is r. अब ये सवाल तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि कितना समझे हो, तो इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, तो इस सवाल का जवाब ये होगा प्योर रोलिंग है। तो देखो कांटेक्ट पॉइंट है, प्लान के पॉइंट पे ना ब्लू कलर से दिखा रहा हूं जो कांटेक्ट पे है, और जो डिस्क का पॉइंट है उसको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं। शायद उतना डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा होगा वहां पे। इस ब्लैक कलर पॉइंट का जो डिस्क का पॉइंट है उसके पास दो वेलोसिटी, इधर है v नॉट और इधर है ओमेगा आर। ब्लू कलर से जो पॉइंट है, जो प्लैंक का पॉइंट है, उसका इधर v1। प्योर रोलिंग का कंडीशन है कांटेक्ट पॉइंट पे रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, कांटेक्ट पॉइंट्स का वेलोसिटी दोनों का इक्वल हो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो। तो इसका नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अगर पूछा जाए तो हो जाएगा v नॉट माइनस ओमेगा आर आई कैप के डायरेक्शन में, इसका आई कैप के डायरेक्शन में है v1, दोनों इक्वल होना चाहिए। दिस इज द रिलेशन। एम आई राइट? कोई बच्चा लिखा था इसको? रिकॉर्ड कर लेता हूं इसको। सवाल दे दिया है, प्लांट विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट, the center of mass of the disk have velocity v naught by 2, angular velocity ओमेगा, ये डायरेक्शन भी दिखा दिया, तो इस डायरेक्शन में ओमेगा कितना होगा अगर दिया है कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है ना। तो बच्चों जिसको जिसको ये सॉल्व हो के आ रहा है मुझे मैसेज करो। या मैं ऑप्शन लिख लेता हूं। पहला ऑप्शन v naught by 2। ठीक है, अभी बोलना नहीं, सिर्फ बताना। ए ऑप्शन सही है, 2v नॉट बाई आर। सी ऑप्शन 3v नॉट बाई 2r। डी ऑप्शन v नॉट बाई 2r। ए बी सी तुम मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट दिया, रिया करेक्ट आंसर। और कोई? 8-9 बच्चों ने दे चुके हैं, लेकिन बाकी सारे बच्चों को देना चाहिए। बच्चों तुम लोगों ने बहुत सही आंसर दिया। किस पॉइंट पे देखते हैं, जो डिस्क का पॉइंट है उसका वेलोसिटी है v नॉट बाई 2 इधर, और ओमेगा इस सेंस में दिया है, ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इधर हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी हो जाएगा v नॉट बाई 2 प्लस ओमेगा आर, किधर आई कैप में। इस पॉइंट की बात करें, v naught है उसे उधर ही है, तो यहां से ओमेगा आ जाएगा v नॉट बाई 2r। गाइस सिर्फ ओमेगा है। हाँ बोलो।
सिर्फ बच्चों एक और सवाल लेते हैं, इस बार सही सही जवाब देना पिछले जैसा। ये डिस्क है या सिलेंडर है, सपोज दिस इज अ सिलेंडर which is moving with velocity v naught, which is moving with velocity v naught, angular velocity omega which is not given, और उसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ, प्लैंक को पुल कर रहा है v से, the body is in pure rolling। अगर प्योर रोलिंग है तो at every contact point रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा। तो यहां पे बताओ कि ये v कितना है, उससे पहले बताओ कि ओमेगा कितना है। ये ग्राउंड का पॉइंट है, ओमेगा तो मैं ही बता देता हूं, v नॉट बाई आर हो जाएगा। कैसे निकालोगे इस पॉइंट पे प्योर रोलिंग का कंडीशन, v निकालना है तो इस पॉइंट पे प्योर रोलिंग का कंडीशन। बच्चों जल्दी से सॉल्व करो। बच्चों ये सवाल हमने दिया, v1 v2 ओमेगा v नॉट, ये सब में रिलेशन लिखना है। क्या रिलेशन होगा, क्या क्या कंडीशन हम लिख सकते हैं इसके बीच में। तो पहले यहां पे लिखते हैं, अगर हम इस कांटेक्ट पॉइंट, डिस्क के कांटेक्ट पॉइंट की बात करें तो इसका नेट वेलोसिटी माइनस आई कैप में हो जाएगा ओमेगा आर, इधर जा रहा है पीछे, ओमेगा आर माइनस वी नॉट। प्लैंक, लोअर प्लैंक का जो वेलोसिटी है वो है v1, उसी डायरेक्शन में, एक रिलेशन ये हो जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट द टॉप मोस्ट पॉइंट, इस डायरेक्शन हो जाएगा v नॉट प्लस ओमेगा आर, और टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी है v2, तो ये हो जाएगा सेकंड, है ना। क्लियर। अब अगर ये दोनों को ऐड कर दिया तो v नॉट चला जाएगा 2 ओमेगा आर, दैट इज v1 प्लस v2। हमने पूछा फाइंड ओमेगा, v1 प्लस v2 बाई 2 आर। मुझे लगता है कुछ बच्चे तो जरूर निकाल लिए होंगे। अगर v नॉट पूछूंगा तो देख लेना, v नॉट दिस माइनस दिस कर लोगे तो v2 माइनस v1 बाई 2 आ जाएगा साइड, चेक इट। बच्चों एक टफ सवाल भी कराते हैं ना। सपोज ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो ओमेगा इज इक्वल टू v नॉट बाई आर हो जाएगा इस केस में। ओके, और अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स टॉक अबाउट a point P which is at angular position theta with the vertical line। तो इस पॉइंट P का नेट स्पीड बताना है, वेलोसिटी नहीं स्पीड बताना। तो क्या कहोगे, इस पॉइंट का जो नेट स्पीड होगा, एक होगा v नॉट इधर और एक होगा इस डायरेक्शन में ओमेगा इंटू आर विच इज ऑल्सो v नॉट बिकॉज प्योर रोटेशन कर रहा है। ये एंगल थीटा है तो ये थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा।
तो वेलोसिटी ऑफ p वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे v नॉट आई कैप प्लस v नॉट cos थीटा माइनस आई कैप प्लस v नॉट sin थीटा j कैप. Am I right? This is equal to v naught one minus cos theta I cap plus v naught sin theta j cap. मैंने एक सवाल लिखा कि क्या कोई ऐसा थीटा है फॉर विच x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इन नेगेटिव x डायरेक्शन. मतलब ये पॉइंट का वेलोसिटी का एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में है. क्या कोई ऐसा थीटा है जिसके लिए इसका वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा? मतलब ये नेगेटिव हो. इज देयर एनी थीटा? ये नेगेटिव तब होगा बच्चों जब cos थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो. क्या ऐसा कोई थीटा होता है? नहीं. दैट मींस इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. जीरो हो सकता है एक मोमेंट पे, वो ये मोमेंट है cos थीटा है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता. मतलब रिंग का कोई भी पॉइंट अगर अभी हम डिस्कस करें, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा इधर ही है. y कंपोनेंट कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव. ठीक है. अब कौन सर ये क्यों बता दो, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं, यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. ये मान लो पॉइंट P है. अभी इसको रेड डॉट दिखाता हूं. ये रोल कर रहा, प्योर रोल कर रहा, स्लिपिंग नहीं हो रहा. कुछ दूर बाद जब ये सपोज एट सर्टेन डिस्टेंस ये यहां पहुंच गया है, तो लेट्स ये पॉइंट P यहां आ गया होगा, रेड डॉट यहां आ गया. है ना. कोई दूसरा पॉइंट कांटेक्ट में आ गया होगा. फिर ऐसे जा रहा है, कोई एक पॉइंट आएगा जहां पे ये रेड डॉट फिर यहां आ जाएगा. फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक पॉइंट आएगा बच्चों जहां पे ये रेड डॉट टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा और फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा. अगर मैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछूं तो ये सिर्फ ऐसे जा रहा है. सेंटर ऑफ मास के पॉइंट का मोशन स्ट्रेट लाइन में है. क्या ये पॉइंट P का मोशन स्ट्रेट लाइन में है या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है?
इसका पाथ अगर तुम देखोगे तो ये ऐसे जा रहा है बच्चों। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंगली ऐसे दिखा रहा हूं कि यहाँ पे आ गया पॉइंट पी, कभी यहाँ पे रहा होगा जिस समय, तो इस पॉइंट पी का अगर पाथ देखोगे ना तो कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, और फिर आगे जाएगा, ऐसे आएगा। अलग से डायग्राम ड्रॉ करो, और फिर ऐसे जाने के बाद ऐसे आएगा, और फिर यहाँ के बाद फिर आगे जाना शुरू करेगा, यही चीज रिपीट होगा। तो अगर सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट का मोशंस देखोगे तो इसका डायग्राम कैसा होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसा होगा मोशन। किसी भी मोमेंट पे ये पीछे नहीं आएगा, हमेशा आगे ही जाना है। पी का पाथ है ऐसा, ठीक है। अब मैं किसी से पूछूं कि ये जब एक राउंड कंप्लीट हुआ, ये पॉइंट गया, ऊपर गया, टॉप मोस्ट पोजीशंस पे, फिर वापस आ गया, दैट मींस दिस डिस्टेंस, एक राउंड कंप्लीट किया है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? इज इट 2r, 2πr, 8r, कितना होगा ये डिस्टेंस? कोई गेस कर सकता है? 2r. इज इट 2r या 2πr? 2πr. Pyr. Fire. अब देखो, इसको समझाने के लिए मैं 2-3 तरीके से लेता हूं। मैं क्या करता हूं, एकदम समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा टफ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें। मैं क्या करता हूं ना, यहाँ पे एक ऐसे थ्रेड लगा देता हूं, थ्रेड, यहाँ पे फिक्स कर दिया, फेविकोल लगा दिया, दूसरा एंड फ्री है, और ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं और अनरैप हो रहा है, जैसे से आगे चल रहा है अनरैप हो रहा स्ट्रिंग, और ये होते होते ऐसे अनरैप होते 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 फिर से ये पॉइंट पी पे आएगा, तब तक ये पूरा स्ट्रिंग अनरैप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो ये स्ट्रिंग इस पे छोड़ रहा है स्ट्रिंग, तो ऐसे ऐसे ऐसे, बताओ ये कितने के बराबर होगा? 2πr. 2πr। तो मतलब ये एक राउंड अगर कंप्लीट किया है तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस चलेगा? सेंटर ऑफ मास, फिर से ये पॉइंट पी आ गया, सेंटर ऑफ मास ये डिस्टेंस 2πr चलेगा। ये तो स्ट्रिंग से बताया, बट मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूं। सेंटर मास का वेलोसिटी v नॉट, ये रोटेट कर रहा ओमेगा से, ओमेगा जो है v नॉट बाई r है। अब ऐसे फिर से ये पॉइंट p यहां पे आया है, मतलब एक राउंड कंप्लीट हुआ है, तो वो टाइम कितना लिया? तो टाइम तुम लोग जानते हो क्या? ओमेगा इंटू टी, टाइम पीरियड जो होता है ओमेगा इंटू टी, एक राउंड कंप्लीट किया, 2π चला, t इक्वल टू 2π बाई ओमेगा चला है, Omega. इतना टाइम लिया है। इतने टाइम में सेंटर ऑफ मास कितना चला है? सेंटर ऑफ मास चला है v नॉट इंटू टाइम, v नॉट इंटू 2π अपॉन ओमेगा। ओमेगा इज हाउ मच? v नॉट बाई r, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है, r ऊपर चला गया, v नॉट कैंसिल हो गया, कितना चला है? 2πr चला है। So when the disk completes one revolution, displacement of this point P कितना हो जाएगा बच्चों?
2 पाई आर डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन क्या डिस्टेंस ट्रेवल 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर से कम होगा या 2 पाई आर से ज्यादा होगा? मुझे लग रहा है बच्चों तुमने समझा नहीं कि क्या हमने सवाल पूछा है। हमने सवाल पूछा कि जब ये पॉइंट P यहां पे है, when it complete one revolution, पॉइंट P फिर से यहां पे वापस आ गया, तो पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया 2 पाई आर, ये समझ में आ गया। पॉइंट P का मोशन कुछ ऐसा हुआ है, और सिंपल सा सवाल पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट P इज, क्या ऑप्शन होगा? 2 पाई आर, मोर देन 2 पाई आर या लेस देन 2 पाई आर? मोर। तो यार इतना आसान सवाल तो जिंदगी में कभी आएगा नहीं। दे दो यार जवाब कुछ। मुझे दिख रहा है डिस्टेंस ट्रेवल ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्टेंस ट्रेवल ये पाथ तो सर्टेनली इससे तो ग्रेटर ही है ना, कितना क्लियरली तो दिख रहा है। एक थ्रेड ऐसे रखे और एक थ्रेड ऐसे रखे, इसका लेंथ ज्यादा होगा, तो मोर इज करेक्ट आंसर। लेकिन बच्चों ये टफ सवाल है कि है कितना, मोर देन 2 पाई आर तो कर दिया, है कितना? ठीक है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पाई लिखता हूँ स्क्वायर आर। कितना, सॉरी, हाँ पाई स्क्वायर आर। नहीं वो तो एरिया पाई स्क्वायर आर। सर क्योंकि रेडियस पाई आर हो जाएगा उसका रेडियस, तो फिर उसका रेडियस पाई आर हो जाएगा और फिर सर्कल के उसका फॉर्मूला पाई आर होता नहीं, है। वो जो पाथ है ना, चलो कुछ तो सोच रहे हो, लेकिन वो पाथ जो है ना वो सर्कुलर नहीं है, वो सेमी सर्कुलर नहीं है, आर्क लेंथ नहीं है वो। जैसे हम प्रोजेक्टाइल डिस्कस करते थे तो वो पाथ सर्कुलर नहीं होता था, सेमी सर्कुलर नहीं है। चलो बच्चों इसको देखते हैं, तो वीपी निकालते हैं, मैक्रो निकालते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। वी नॉट 1 प्लस सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर का रूट। सही लिख रहा हूं? आई कैप जे कैप, वी नॉट इंटू रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहले इसको लिख लिया, और माइनस 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों बहुत प्यार से समझाया था, इसको कुछ तो लिखते हैं। वी नॉट ट्रिगो में बहुत टाइम दिया था, 2 साइन स्क्वायर, वी नॉट 2 बाहर साइन थीटा वीपी। क्या ये सवाल समझ में आया? अभी तक मतलब ये सॉल्यूशंस चलो बच्चों, तो यहां तक समझ में आ गया, इसको मैं मिटा रहा हूं। और एक बच्चों टफ सवाल कर रहे हैं बट ट्रिकी है, तुम्हें पहले से क्लियर होगे तो इसका सवाल का जवाब दे सकते हो। हालांकि आप पूछना थोड़ा मुश्किल है मेडिकल में, बट कभी पूछ दिया टफ रिजल्ट उसको डिराइव कर लेते हैं।
मुझे निकालना क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ पॉइंट P व्हेन इट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल ds क्या होता है, v इंटू डी टी। अब बताना डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होगा तो v वेलोसिटी लेंगे। अब इस चीज को समझना, अगर ds वेक्टर फॉर्म में लिखना, डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो v वेलोसिटी होगा, डिस्टेंस ट्रेवल अगर निकालना है तो v स्पीड होगा। अभी हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो ये डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, नॉट वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो v देंगे ये 2v0 साइन थीटा बाई 2 इंटू डी टी। अब परेशानी की बात ये है कि ये इंटीग्रेट कैसे करें, ये टाइम है और थीटा अलग वेरिएबल है, तो वी शुड राइट इन वन वेरिएबल। तो या तो थीटा को टी के टर्म में लिख लो या टी को थीटा के टर्म में। तो इनिशियल पोजीशन ये था, ऐसा सिचुएशन था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये कितना एंगल रोटेट करेगा, ये थीटा टाइम के टर्म में देखो तो थीटा इज ओमेगा टी। तो अगर यहां से पुट कर दिया, ये केवीपी वाई भी कुछ बच्चे दे रहे हैं इसलिए करवा रहा हूं, मेरा इंटेंशन मेनली यहाँ पे इसलिए है 2v0 साइन थीटा के जगह पे ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। अब तो इंटीग्रेट करने आता, कहोगे से टाइम क्या पुट करें, ये 1 रिवॉल्यूशंस कितने देर में कंप्लीट करेगा, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर? ये हो जाएगा बच्चों 2v0 साइन ओमेगा का हो जाएगा साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, कॉस ओमेगा टी बाई 2 साइन माइनस टी का कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाता है 100/2 ओमेगा बाई 2 लिमिट 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। यहां तक सही लिखा क्या? ये 2 चला जाएगा 4v0 बाई ओमेगा और ये लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस साइन है तो पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई 2 में टी करो 2 पाई वो ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 pi. सॉरी माइनस साइन तो बाहर ले लो, तो अपर लिमिट पुट कर दिया तो कॉस पाई हो जाएगा, माइनस 2 पाई नहीं हो जाएगा, ये 2 भी है ना नीचे हाँ हाँ हाँ. और माइनस कॉस 0,
तो हो जाएगा -1 और ये माइनस, कितना हो जाएगा 8 V0 बाई ओमेगा। ओमेगा कितना V0 बाई R, 8R। तो बच्चों मेडिकल बैच है, तो मैं तो सिर्फ कहूंगा कि इतना देर जो मैं परेशान किया, डोंट वरी, सिर्फ ये याद रख लो। सो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा काइनेमेटिक्स पार्ट डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट पार्ट का स्पीड डिस्कस कर रहे थे, बट अगर हम डायनेमिक्स पार्ट डिस्कस करें कि मान लो इसका एक्सेलेरेशन a है, अभी तक हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, अब हम एक्सेलेरेशन की भी बात करते हैं। मान लो कोई बॉडी अभी तो प्योर रोलिंग कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद हो सकता है वो प्योर रोलिंग कंटिन्यू ना करे, हो सकता है स्लिपिंग हो जाए। तो अगर प्योर रोलिंग कंटिन्यू करना है तो कांटेक्ट पॉइंट पे दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। फॉर प्योर रोलिंग एट कांटेक्ट पॉइंट है ना, एक्सेलेरेशन ऑफ contact points along tangential direction must be same to continue pure rolling। अब देखोगे मैं बता रहा हूं, तुम रेजोनेंस में पढ़ रहे हो, इसलिए ये जो वर्ड लिखा है along टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये साइड को लिखाता है। जो नॉर्मल टीचर होते हैं, जो नए टीचर्स होते हैं, आकाश वाले टीचर्स, ये वर्ड नहीं लिखाता है, सिंपली कहते हैं कांटेक्ट पॉइंट पे एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए। दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। कांटेक्ट पॉइंट्स पे अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन सेम होगा, इस डायरेक्शन में हो सकता है, होता है डिफरेंट। ठीक है, प्योर रोलिंग कंटिन्यू करना है। तो अब बताना, मान लो ये ए से जा रहा है और इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है, तो सिमिलरली अगर ये ग्राउंड का पॉइंट है बच्चों, तो इसका तो एक्सेलेरेशन 0, हर डायरेक्शन 0, इधर भी 0। इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन देखते हैं, इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन, एक एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास का जो है वो a, और एक रोटेशन के कारण देखना ऐसे रोटेट कर रहा है, इधर कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता था, अल्फा इंटू अल्फा आर है ना। तो इस पॉइंट का दो एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन 0 है, ए ऑफ ग्राउंड पॉइंट 0 है, तो इसका भी पॉइंट का 0 होना चाहिए। दैट मींस a इज इक्वल टू अल्फा आर होना चाहिए, इजंट इट? क्लियर? Yes, sir. अगर कोई सवाल दे दे कि ये प्लैंक है और प्लैंक का एक्सेलेरेशन इधर है, सपोज a0, इसका एक्सेलेरेशन है a इधर और इसका अल्फा इधर, रेडियस इज r, है ना। द सिलेंडर is performing pure rolling on the plank, then find relation between a naught a अल्फा। तुम लोग खुद से लिखो, आता है कि a नॉट a अल्फा।
अच्छा सॉल्व हो गया। तो इस पॉइंट का ए नॉट है, इसका ए है और ये अल्फा पीछे है, तो नेट पॉइंट इसका एक्सेस हो जाएगा ए माइनस अल्फा आर। सो ए माइनस अल्फा आर दैट इज इक्वल टू ए नॉट। दिस इज द रिलेशन। ठीक है, सबने सही से लिखा है। बच्चों अब जो 5 मिनट और पढ़ाऊंगा चलेगा कि आज सेंटर पे आना है किसी को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 5 मोर मिनट्स। अब प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा, मुझे एक्सलेशन निकालना होगा, कुछ फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, द बॉडी एक्सलेट करेगा, मुझे टॉर्क लिखना है। तो बात आती है कि टॉर्क जब लिखना है तो किसके अबाउट टॉर्क लिखें। मैं बता रहा हूं, जब कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन है ना, तो मोस्ट प्रेफरेबल पॉइंट जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ मास। हालांकि दूसरे पॉइंट के भी अबाउट लिख सकते हैं, बट उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो टॉर्क किसके पॉइंट के अबाउट लिखना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। लेकिन चूंकि बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में है, तो सेंटर ऑफ मास एक्सलेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं। मतलब हम वर्क कर रहे हैं किसके फ्रेम में, एक्सलेटेड फ्रेम में। बात मेरी सुनना, जब हम एक्सलेटेड फ्रेम में वर्क करते हैं तो वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। ये थोड़ा डेप्थ वाला नॉलेज है, नहीं भी समझ में आए तो चलेगा, सिर्फ सुन लो एक बार। सेंटर ऑफ मास जो होगा एक्सलेटेड फ्रेम होगा, एक्सलेटेड फ्रेम में जब हम वर्क करेंगे तो वी हैव टू राइट सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कितना लिखते हैं, सूडो फोर्स लिखते हैं मास ऑफ द बॉडी
इनटू जिस फ्रेम में वर्क कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर तुम कहोगे सर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नहीं, मैं ये पॉइंट पी के फ्रेम में वर्क करूंगा, तो जो एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पी का है उतना सूडो फोर्स लगाओगे, इसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो तो इसका जो एक्सेलरेशन उतना लगाओगे। लेकिन किस पॉइंट पे सूडो फोर्स लगेगा? सूडो फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ मास पे। अब जब हम टॉर्क लिख रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास पे के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो सारे रियल फोर्सेस का टॉर्क प्लस सूडो फोर्स का टॉर्क। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा तो उसका टॉर्क 0। मतलब कोई ध्यान, मतलब सूडो फोर्स नहीं भी कंसीडर किया तो तब भी सही नहीं आ जाएगा, बिकॉज इसका टॉर्क तो 0 है। बात समझ में आई? तो सेंटर ऑफ मास बड़ा स्पेशल पॉइंट है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जब हम काम करेंगे प्योर ट्रांसलेशन रोटेशन में तो हमें सूडो फोर्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, वो 0 आ जाता है उसका टॉर्क। बट कहेगा कि सर मैं ये पॉइंट के फ्रेम में काम करना चाहता हूं, तो उस केस में सूडो फोर्स लगाएंगे और सूडो फोर्स यहां लगेगा, इसके अबाउट सूडो फोर्स का टॉर्क हो जाएगा, हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अदर देन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वर्क करें तो। सो प्रेफरेबली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही हम काम करेंगे। टॉर्क लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई अल्फा बी, आई बी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इज इट क्लियर? Yes. तो स्टेटमेंट लिख लो, लिखो स्टेटमेंट। In combined translation rotation, we will prefer to write torque. We will prefer to write torque about center of mass of the body as torque of pseudo force. Torque of pseudo force will be 0 because pseudo force passes through center of mass. This implies even center of mass is accelerated, no need to consider pseudo force while calculating torque about center of mass. तो आपसे हम भूल जाएंगे, आपसे हम कभी नाम नहीं लेंगे, हमने एक बार देख लिया सूडो फोर्स का टॉर्क लेने की जरूरत नहीं, 0 ही आ जाता है ना। तो बिंदास सेंटर ऑफ मास स्पेशल पॉइंट है, उसके फ्रेम में जाके काम करो और सूडो फोर्स के टॉर्क को भूल जाओ। ठीक है? बच्चों एक सिलेंडर है, ये बाद में बनाऊंगा, इसका बाद में रखना, पहले इसको लिख लेते हैं ना। ये सोचा पहले ऐसा कराता हूँ, फिर सोचा ये कराता हूँ। तो एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे सिलेंडर है, दिस इज रफ। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से मतलब ध्यान से। सफिशिएंटली रफ का मतलब म्यू इतना है कि स्लिपिंग नहीं हो रहा। दिस इंप्लाइज
body rolls without slipping. अब मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को ये आइडिया लग रहा है कि नहीं कि यहाँ पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, क्योंकि ये रफ है। अब बात आती है कि फ्रिक्शन लगेगा तो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, तो अभी हम नहीं तैयार हैं कि इसका डायरेक्शन बताने का कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे लगेगा फ्रिक्शन की पीछे लगेगा, वी डोंट नो। तो जो तुम कहोगे मैं वही मान लेता हूं। रोहित बताओ किधर मानूं, आगे आगे। फ्रिक्शन या पीछे? इस बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? जो चलो मैं पीछे ही मान लेता हूं, पीछे लग रहा फ्रिक्शन, और देखते हैं पीछे लगेगा कि आगे। मान लिया कि इस पे एक्सेलेरेशन हुआ है ए, और ये रोटेट भी करेगा बच्चों अल्फा से। तो पहला इक्वेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा, बहुत ही बेसिक, आज एकदम जाके इसको सॉल्व करना। पहला लिख रहे ट्रांसलेशन मोशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? F एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू m इंटू ACM। इस पे F एक्सटर्नल क्या हो गया? कैपिटल F अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है दैट इज इक्वल टू m इंटू A। दिस इज इक्वेशन 1। अब मैं लिखता हूं रोटेशनल। टॉर्क लिखूंगा किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेटेड है, फिर भी सूडो फोर्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। टॉर्क F का टॉर्क F इंटू आर, किधर? इंटू द प्लेन। स्मॉल f का टॉर्क F इंटू आर इंटू द प्लेन। इज इट सेम डायरेक्शन? सो क्या यहां प्लस लिखूं? दैट इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। टॉर्क इधर तो अल्फा भी इधर, देखो इसीलिए ऐसा लिखा है। इक्वेशन 2 as it is in pure rotation, तो अल्फा के लिख लेंगे a by r, और ये वाला भी r आ गया तो a by r स्क्वायर। कोई भी बच्चा एग्जिट नहीं करेगा अभी। अब इसको और इसको ऐड कर दो तो 2F इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस I अपॉन R स्क्वायर इंटू A। A इज इक्वल टू 2F अपॉन M प्लस I बाई R स्क्वायर। अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो I इज इक्वल टू पुट करेंगे कितना? mr स्क्वायर बाई 2, बिकॉज इसके अबाउट लिया, इसके अबाउट I लेना है। नो सर। अच्छे समझ में आया? अब इसमें क्या करो, इट्स योर होमवर्क कि जस्ट ए का वैल्यू किसी एक इक्वेशंस में निकालो और एफ का वैल्यू निकालो। एफ का वैल्यू निकालो। एफ का जब वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव ये बताएगा कि हमने जो डायरेक्शन माना है वो अपोजिट होगा, मतलब आगे लगेगा फ्रिक्शन। लेकिन कैसे हम डिसाइड करेंगे कि आगे लगेगा? विदाउट सॉल्विंग दिस थिंग्स वी विल डिस्कस दैट। हम आगे डिस्कस करेंगे इसको।
बच्चों एक स्फेरिकल बॉडी है, इस पे कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो सकता है, डिस्क हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है ना। तो मैं भी जनरल लिख रहा हूं, और ये बेस्ट सवाल है, मतलब इसको आज समझ लिए तो तुम्हारा 4-5 क्लास के बराबर हो जाएगा, सफल रहा। इसको हमने छोड़ दिया, है ना। म्यू इज सफिशिएंट, मतलब स्लिपिंग नहीं होगा। म्यू इज सफिशिएंट सो दैट इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। What are the forces? mg, और कौन सा फोर्स? n, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। अच्छा बताओ कि कोई बता सकते हैं यहाँ के फ्रिक्शन किधर होगा? पीछे की तरफ। बहुत, यहाँ पे बताना थोड़ा आसान है। रीजन इज, मैंने बहुत क्लियरली फ्रिक्शन में बताया था चैप्टर में कि जहां पे तुम्हें डाउट है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा, तो एज्यूम कर लो वो फ्रिक्शनलेस है। अगर ये फ्रिक्शनलेस मान लिया तो दिस विल स्लाइड लाइक दिस, क्योंकि ना एन का टॉर्क होगा ना mg का टॉर्क होगा, रोटेशंस तो होगा नहीं, सिर्फ ऐसे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और ये फ्रिक्शंस क्या करेगा, इसको टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो इसको फ्रिक्शंस जो है एक्सेलेरेशन को कम करना चाह रहा है, बट इसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस यही कर रहा है। तो मान लो कि इसका एक्सेलेरेशन इधर ए आया और अल्फा इधर आया, अब हमें ट्रांसलेशन मोशन लिखना है। अब देखना कुछ बच्चे नींद में होंगे, कुछ बच्चों को अभी तक कुछ नहीं समझ में आया होगा कि मैं अगर पूछूं कि अभी फोर्सेस को रिजॉल्व करना है तो मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करूं या अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन रिजॉल्व करूं। मैंने न्यूटन लॉ में बहुत प्यार से समझाया था। Along the incline. Along the along the perpendicular and inclined plane or perpendicular. यार तुम लोग तो ब्रिलियंट लिखे यार, बेकार में मैं टेंशन ले लेता हूँ। along the incline और ये निकालेंगे बिकॉज मुझे इधर एक्सेलेरेशन पता है कि ए माना है। तो फोर्सेस को लिख लेते हैं mg का, ये थीटा तो ये थीटा हो जाता है बच्चों, mg cos थीटा और mg sin थीटा। सो ट्रांसलेशन along the incline, तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे निकले यार। What are the forces? mg sin theta Minus friction. minus friction, that is equal to m into a equation। ma. बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ जाता है जिसको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा ना इसमें, मजा ही आ जाएगा कि रोटेशनल में इसमें। अब एंगुलर वाला लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलेरेशन वाला टर्म, टॉर्क लिखते हैं किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, Center of mass. सो रोटेशनल मोशन। देखो ये जो लिखा है ये सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट से लिखा है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरा लिखना है रोटेशनल का, किसके फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। नेट टॉर्क, टॉर्क होगा किसका, एन का है क्या टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट? नो नहीं, सेंटर ऑफ मास पास कर। mg, फ्रिक्शन का नहीं होगा। है। mg का Friction. नहीं mg का भी नहीं है फ्रिक्शन। only friction, r cross f into the plane, मतलब ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे into the plane, ये ऐसे रोटेट करना चाह रहा है ऐसे, f into r that is equal to I alpha, so f is equal to I जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यहां लिख देता हूं ICM। सिंस प्योर रोटेशन कर रहा है, ग्राउंड का पॉइंट रेस्ट में है, तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन और अल्फा में रिलेशन हो जाएगा a/r, और ये वाला r आ गया तो डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूं, आई थिंक चमक जाएगा तुझे।
परेशान मत होना बच्चों। अल्फा को लिखा a बाई आर और ये r इधर लेके आ गया a बाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लो। a इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, आ जाएगा mg sin थीटा डिवाइड बाई m प्लस ICM बाई आर स्क्वायर। है ना। इनफैक्ट a को ऐसे भी लिख सकते हैं, m को नीचे ले आओ, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। अब तुम्हारी बात यह है कि अगर ये स्फेरिकल बॉडी रिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 रिंग है तो ए क्या होगा, डिस्क है तो ए क्या होगा, है ना। हॉलो स्फीयर है तो क्या होगा, सॉलिड स्फीयर है तो क्या होगा, सिलेंडर है तो क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर है तो क्या होगा, है ना। हॉलो सिलेंडर है तो क्या होगा। ये सबके लिए मुझे बताना, तुम अपने नोटबुक में लिखना, सबका आई पता है तुम्हें, याद होगा, और देखना कि सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। इसको ऑर्डर में सजाने की कोशिश करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो नेक्स्ट क्लास में बच्चों यहीं से स्टार्ट करूंगा, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास मतलब बहुत सारे सवाल इस पर बनेंगे, डोंट मिस द लेक्चर, अच्छे से समझना।